की जानकारी देने वाले हैं। क्या है ना सर, सिद्धार्थ गौतम को आप जानते रहेंगे, बुद्ध जिसे कहते हैं देश में। उनका एक बड़ा विचार है, चांद और सूरज और सत्य कुछ हद तक ही छुप सकता है, उनको आना ही होता है। तो ये सत्य है जो हम आज समाज के लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। ठीक है। पर सर इसके माध्यम से किस प्रकार की जानकारी होगी? जैसे घटना हुई थी, घटना के बारे में बताएंगे, सच्चाई जानकारी देने वाले क्या? देखो, जानकारी का मतलब ये है कि 2018 एनसीआरबी के अनुसार हमारे देश में कुल 4.5 लाख कैदी जो है वो जेल में है, जिनमें से 3.5 लाख लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं, अंडर ट्रायल जिन्हें कहते हैं। ठीक है। तो इनमें से कहीं ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह हैं, जिन्होंने कुछ क्राइम किया ही नहीं है। तो ऐसे कई सारे बेगुनाहों के रिप्रेजेंटेशन हमारी फिल्म में वाहिद जी करते हैं। ठीक है। जब आप ये पिक्चर बना रहे थे तो किन किन घटनाओं का सामना करना पड़ा? क्योंकि ये सच्ची घटना अक्सर सामने लाने में अक्सर कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। कठिनाइयों का सामना हमें नहीं हुआ। हमारे साथ बॉबी जी भाई शुरू से जुड़े थे, तो आपको पता होगा उन्होंने सारी जिंदगी हमारी आसान की थी। हमने अच्छी पढ़ाई की थी, जिससे सारे काम आसान हो गए। तो कठिनाइयाँ मेरे ख्याल से नहीं आई। हमने मतलब स्मूथली सारा काम किया है। इसमें से कहे तो बस 2 साल जो कोविड ने तकलीफ दी, वो तो सिर्फ हमको नहीं दी, पूरी दुनिया को दी थी। उसी की एक तकलीफ थी। सच्ची घटना पे आधारित है। आप उनसे रूबरू हुए, आप उनके साथ बैठे थे, कैसे उनकी कहानी थी, कैसे उनका पूरा बताया, ब्यौरा बताया उन्होंने, किस तरह वो फंसे और कैसे आया, और फिर इसके आंकड़े आप लोगों ने निकाले, क्योंकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये मुद्दा था। तो क्या आंकड़े निकालने में कोई दिक्कत हुई इसमें? जी नहीं। हम जब रिसर्च कर रहे थे इस फिल्म के दौरान, तो रिसर्च करते वक्त हमारा टारगेट सेट था पब्लिक डोमेन में जो चीजें अवेलेबल है उनका अध्ययन करें, एक बात। दूसरी बात, हम उन सारे किरदारों को मिले हैं जो उस फिल्म में काम कर रहे हैं, अक्यूज साइड हो या फिर और भी जो हो, उन सबको मिले। तो सबको मिलने के बाद, एक गहन अध्ययन करने के बाद, जो चीजें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उन्हीं का अध्ययन करने के बाद जो तथ्य सामने आए, उन तथ्यों पर आधारित ही ये फिल्म है। हमने किसी भी तरह की कोई भी लिबर्टी नहीं ली है। उस वजह से आप जब भी फिल्म देखोगे, 27 मई को आप जब फिल्म देखोगे, तो उस फिल्म में आप अपने आप को देखोगे। ये मेरा वादा है। इसलिए मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप 27 को फिल्म देखिए, उसके बाद एक फिर बार आप मेरे को फोन करके कहिए कि आपने यार एकदम सही कहा था। ठीक है। सर कितना टाइम लगा था बनाने में? सर बनाने में तो हम 2018 से लगे पड़े थे। कुल 11.5 महीनों का रिसर्च था। 11.5 महीने के रिसर्च के बाद 4-5 महीने में स्क्रीन प्ले रेडी हुआ। फिर उसके बाद शूटिंग चली तकरीबन 6-8 महीने, और पिछले 1.5 साल से हमारा पोस्ट चल रहा था। शूटिंग कहाँ का होगी? जेल में बहुत सारे कैदी रहे होंगे, बहुत जो बेगुनाह है, तो आपने वाहिद चयन कैसे किए? रुचिरा जादव जी यहाँ पर आई है, हमारी फिल्म की नायिका है। वाहिद का चयन कैसे किया, इसका एकदम आसान जवाब है सर। हमें पढ़ने की आदत है, तो कुछ किताबें पढ़ते पढ़ते अचानक एक दिन उनकी कहानी सामने आई। उनके सामने कहानी आने के बाद बहुत बुरा लगा कि यार एक इंसान जिसने कुछ नहीं किया है, जिसकी ज़िंदगी 9 साल बर्बाद हुई, एक हमारे ज़िंदगी के अहम 9 साल, मतलब वो जब अरेस्ट हुए तब सिर्फ 29 साल के थे, तो 29 से लेके 39 ये जो समय होता है ना, अहम समय होता है हमारी ज़िंदगी का, किसी भी आदमी के ज़िंदगी का। वो 9 साल उनके बर्बाद हुए। ना केवल उनके बर्बाद हुए, उनकी पूरा का पूरा कुनबा सफर हुआ उस सारी चपेट में आकर। इस दरमियान आपको उनसे मिलने का सौभाग्य मिला कि रूबरू हुए उन परिवार से? बिल्कुल, पूरे परिवार से, उनकी अम्मी, उनके 2 भाई, उनकी
उनकी मतलब आस पास पड़ोस के जितने भी उनके दोस्त लोग थे, उन सारे लोगों से हम मिले, सबसे बातचीत की। और मेरे को बताने को मतलब बहुत अच्छा लगेगा कि शुरू से पहले दिन से आज तक हर घटना में रियाज जी मेरे साथ थे। उसकी वजह से आप जब भी उनको पर्दे पर देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कोई डॉक्टर रियाज काम कर रहा है, आप ये महसूस करोगे कि हाँ ये वही वाहिद है। ठीक है, कोई सवाल? शूटिंग कहाँ कहाँ हुई सर इनकी? इसकी शूटिंग मुंबई, पुणे एंड अजमेर, इन 3 जगहों पे शूटिंग। कवाली जो है वो हमें अजमेर में शूट की। कवाली अजमेर में, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में नहीं हुई ना इसकी? एक्चुअली रायपुर छत्तीसगढ़ में हमने शूटिंग करने की कोशिश की थी, पर आप जब फिल्म देखोगे तब आपको समझ में आएगा। कुछ 96 कैरेक्टर्स है और कम से कम 47 लोकेशंस है, तो ये पूरा जो केस है ना वो पूरा मुंबई में बेस्ड है। तो रायपुर में आने का वैसे कुछ मौका हमें मिला नहीं। हम कोशिश की थी बट कुछ सेट्स वगैरह सारे मुंबई में क्रिएट किए थे। इस फिल्म में जो मेरा सवाल था, इस फिल्म में 9 साल के बाद वो माइज्जत बरी हुए, उसके बाद की जो घटना है उसको भी दिखाया गया है क्या कि क्या उनके? जी नहीं, सिर्फ उनके 9 साल तक की जर्नी, उनके अरेस्ट होने से उनकी रिहा होने तक का सफर इस फिल्म में दिखाया। तो क्या पार्ट 2 भी बनेगा इसका? अभी वो अब तक कुछ डिसाइड नहीं है। एक से वो भी इंटरेस्टिंग है पार्ट 2 भी, क्योंकि जेल से छूटने के अगले ही दिन अपने बाकी साथियों की रिहाई के लिए आज तक वाहिद भाई अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जेल में रहकर अपनी लॉ की पढ़ाई भी कंप्लीट की। तो वो अब वकील बनकर अपने बाकी साथियों के लिए भी काम कर रहे हैं। न केवल अपने बाकी साथियों के, देश के जितने भी अंडर ट्रायल्स है, कोई भी जाति धर्म के हो, कोई भी हो, उनके लिए वो अपना स्टैंड लेकर आगे बढ़ते हैं हर चीज में। एक आपने बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनके तो बताया कि वाहिद जी की फैमिली के साथ में क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ। इसमें कई पुलिस वालों के भी नाम आए होंगे, उनके कैरेक्टर्स आपने कैसे डिसाइड किए? क्या उसमें कोई दिक्कत है? क्योंकि ऑब्जेक्शन हो सकता है कि आप हमें गलत दिखा रहे हो फिल्म में। जी। तो उसमें क्या कोई ऑब्जेक्शन हुआ आप लोगों को? कैसा है ना, जब हमें कहानी को देख रहे थे, सुन रहे थे, वाहिद भाई को मिल रहे थे, तो मुझे भी ये महसूस हुआ कि कहीं पर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर ना चलूं, एक सिंगल पॉइंट ऑफ ना हो। तो मैंने कोशिश की, जैसे आपने भी कहा कि उन पुलिस वालों के भी कुछ एक पक्ष होता है ना, तो उस पक्ष के लिए मैंने उनको भी मिलना चाहा। जब मैंने उनसे मिला, उनसे बातें की, तो उन्होंने भी अपनी राय बताई। ठीक है ना, तो उनकी जो राय थी, उस राय को जस्टिस करने की कोशिश मैंने फिल्म में की है। आप जब फिल्म देखोगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि फिल्म का नाम हिमोलिम्फ है। मैंने जैसे कहा कि वाहिद की अकेले की 9 साल की जर्नी नहीं है। इस फिल्म में निचले वर्ग में, जैसे कि हम पुलिस में एक डिपार्टमेंट में कई सारे वर्ग होते हैं, वरिष्ठों से लेकर निचले स्तर के पीआई तक सारों को एक साथ काम करना पड़ता है, एक सिस्टम में काम करना पड़ता है। तो हिमोलिम्फ की वजह से उस चतुर्थ श्रेणी में काम करने वाला नॉर्मल पीआई है जो वाहिद जी को अटेंड कर रहे थे, उनका जो दुख था ना, वो भी अपनी फिल्म में दिखता है। न केवल वाहिद जी का दिखता है, उनका भी दुख दिखता है। एक विक्टिम है जो 9 साल तक मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में एडमिट था, कोमा में, और 9 साल के बाद उसकी मौत हो गई, तो वो भी अपने फिल्म में दिखता है। तो ये कहानी अकेले वाहिद की नहीं है, हिमोलिम्फ अकेला वाहिद नहीं है, उसका पूरा कुनबा है। अनुराग सामंत है, उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं। पुलिस में काम करने वाले, सिस्टम में काम करने वाले वो लोग जिनको वरिष्ठों के ऑर्डर फॉलो कर न चाहते हुए भी कुछ चीजें करनी पड़ती है, वो सारे लोग आपको फिल्म में दिखेंगे। नायिका के किरदार के बारे में बताएं। वो आपको रुचिरा जी खुद बताएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी नायिका। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि यहाँ इस स्टोरी में नो डाउट रियाज जी नायक तो है ही, बट अगर कोई नायक है तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट ही नायक है। तो यहाँ पे बाकी कोई नायक और नायिका नहीं है। यू कैन एग्री विद दैट। सो या मैं सारे सवाल सुन रही थी, मुझे भी लग रहा
रहा था कि मुझे भी इसका जवाब देना है। तो आई वुड जस्ट लाइक टू समराइज कि हिमोलिम्फ इज अ स्टोरी ऑफ द कॉमनर बाय द कॉमनर फॉर द कॉमनर्स। तो यही है, सिर्फ वाहिद जी नहीं, बहुत सारे जो वर्ग है समाज में उनकी स्टोरी है ये। और मेरे किरदार का नाम है साजिदा सज्जू। मैं वाहिद जी की वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और फिल्म में पता नहीं आप जब भी देखेंगे फिल्म मुझे पहचान पाएंगे या नहीं, क्योंकि मेरी सिर्फ आंखें दिख रही है। यूजुअली ऐसे होता है ना कि सबका एक ड्रीम होता है कि मेरी एंट्री ऐसी होगी। स्पेशल ट्रीटमेंट शॉट्स होते हैं कि कार से उतरेगी हीरोइन, यू नो। तो फिर यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट शॉट है मेरे लिए, लेकिन वो मुझे ना दिखाने के लिए है। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो जो कैरेक्टर है जो साजिदा जी है वो पर्दे वाली है, तो फिर मुझे उनका कैरेक्टर जो है वैसे के वैसे पोर्ट्रे करना था। तो उसमें एज एन एक्टर आई फील दैट इट इज़ माई प्रिविलेज कि मुझे ऐसा कोई किरदार निभाने मिला है। सो या रुचिका जी, आपने उनसे मिला होगा, उनसे बात की होगी, उनके साथ बैठे होंगे, वो 9 साल की अपनी यात्रा वो अपनी बताई होंगी। आपको उनसे बात करके कैसे एक्सपायर हुए आप उनसे, उनका कैरेक्टर कैसे पकड़ा आपने उसको? सच बताओ तो मैंने ये जो जर्नी थी, मैंने जब भी ज्वाइन किया इस फिल्म की जर्नी को, उससे पहले काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुकी थी। ओके सर तो बताएंगे, बट मैंने जो उनके किरदार को समझा है वो उनसे ज़्यादा सर के थ्रू समझा है। सर ने मुझे नरेट किया है और फिर नो डाउट उनसे भी मुलाकात हुई और सिर्फ थोड़ी बहुत बातें जो है मुझे, लेकिन वो ज़्यादा ओपन अप नहीं होती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट गेट अ चांस यू नो कि बहुत सारी बातें मैं उनको पूछूं, उनसे जान लूँ। सो जो भी कुछ मैंने अडाप्ट करने की कोशिश की है वो सर के थ्रू, और ही इज़ द डायरेक्टर, कैप्टन ऑफ द शिप। सो ऑल दैट आई हैव टू डू इज़ बिलीव इन हिमसेल्फ, और फिर अपना एज एन एक्ट्रेस मैं जो दे पाऊँ, जितना दे सकूँ मैंने देने की कोशिश की है। मैं पहले तो रुचिरा जी का मतलब सरेआम थैंक्स करना चाहता हूँ। इतनी सुंदर लड़की, उसकी सिर्फ आंखें दिखती है फिल्म में और उसके लिए तैयार भी हो गई। ठीक है। क्या है ना सर, आपका जो सवाल था, हमने जब चाहा जो एक्चुअल साजिदा जी है उनसे बात करने को, तो वो नहीं चाहती थी कि वो 9 साल फिर से रिवाइज हुए। ओके, तो उसकी वजह से उन्होंने कभी हमसे बात नहीं की। और वाहिद जी का यह कहना था कि यार मेरी बीवी पर्दे वाली है तो कभी किसी के सामने आती नहीं, किसी से बात करती नहीं। तो हमने सिर्फ वाहिद की कहानी से उन्हें महसूस किया, और जब महसूस किया तो हमने एक स्टैंड लिया कि ये औरत हमारी फिल्म में कभी दिखेगी नहीं, इसकी सिर्फ आंखें दिखेगी। तो हमें उनकी आंखों द्वारा रुचिरा को भी ज़्यादा कन्विंस करने की जरूरत गिरी नहीं, लेकिन उनको हमने बताया कि एक चैलेंज है तुमको, आपको जो भी अभी नहीं करना है सिर्फ आंखों से करना है। और आप जब फिल्म देखोगे तो बाकायदा ये एग्री होगे कि रुचिरा जी ने जो भी किया है बहुत मेहनत से किया है जी। और रुचिरा जी को जिस तरह से मुजतबा जी ने पेश किया है ना, वो भी सुनने लायक है, बिल्कुल सुनने लायक है।